कहानी आगे बढ़ती है। अब एलिस तंबू के अंदर बिस्तर पर बेधुत लेटी हुई है। आर्चड्यूक क्रिस्टन उसके पास एक छोटी स्टूल पर बैठा है और चिंता में डूबा हुआ उसे देख रहा है। एलिस के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। क्रिस्टन गहरी खामोशी में डूबा है। वह सोच रहा है कि इस नाजुक और कमजोर दिखने वाली राजकुमारी ने अपनी जान दांव पर लगाने में एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। वह मन ही मन हैरान होते हुए सोचता है, जब भी मैं इसके पास से जाने की कोशिश करता हूं, यह खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। बिस्तर पर अचेत लेटी एलिस के चेहरे पर अब भी दर्द और तनाव साफ झलक रहा है। क्रिस्टन उसकी गर्दन के पास के जख्म को करीब से देखता है। वह समझ जाता है, इस राजकुमारी का एक गौरवमयी या शांत मौत मरने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। वह आगे सोचता है, न केवल इसका मरने का कोई इरादा नहीं है। क्रिस्टन थके हुए अंदाज में अपनी उंगलियों से अपना माथा दबाता है और एक गहरी सांस लेता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या ये इस तरह खुद को जख्मी करके मुझे अपनी तरह करने की कोशिश कर रही है? वह उसकी बुद्धिमानी की दाद देते हुए सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए खुद हमारे सम्राट के आदेशों का इस तरह मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लेगी। क्योंकि सम्राट ने उसे सही सलामत लाने को कहा था और एलिस का खुद को चोट पहुंचाना क्रिस्टन को कहीं जाने नहीं दे रहा था। क्रिस्टन खामोशी से बैठकर सोचता रहता है कि यह राजकुमारी वाकई उम्मीद से कहीं ज्यादा जिद्दी और निडर है। यहाँ कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एक भव्य महल का नजारा दिखाई देता है। बैकग्राउंड में किसी की आवाज गूंजती है। ये वही राजकुमारी है ना, जिसके बारे में चारों तरफ अफवाहें फैली हुई हैं। महल के उस भव्य समारोह में काफी चहल पहल है और लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। क्रिस्टन अपनी शानदार वर्दी में भीड़ के बीच से गुजर रहा है, जबकि लोग उसे और उस रहस्यमयी राजकुमारी को लेकर बातें बना रहे हैं। क्रिस्टन खामोशी से सोचता है, हे भगवान। वह बीते दिनों को याद करने लगता है। अतीत के उस दृश्य में वह खुद से कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि महाराज आंद्रेई उन्हें दुनिया की नजरों से इस तरह छिपाकर रखते थे। उस समय एलिस और आंद्रेई एक साथ बहुत खुश दिखाई देते थे। क्रिस्टन ने जब पहली बार एलिस को उस दावत में देखा था तो उसके मन में बस एक ही विचार आया था, ये बेहद खूबसूरत है। उस समय क्रिस्टन महल की चकाचौंध में चुपचाप खड़ा एलिस की इस अलौकिक सुंदरता को देखता ही रह गया था। यादों से बाहर आकर क्रिस्टन गंभीर आंखों से सोचना जारी रखता है, क्या आप हमेशा से इतनी शांत रही हैं सर लेसेट? वास्तव में ये सवाल उस समय खुद एलिस ने उससे दावत के दौरान पूछा था। वर्तमान समय में एलिस बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। उसे जागा हुआ देखकर क्रिस्टन बहुत ही कोमल स्वर में कहता है, आप जाग गई हैं। एलिस उसकी तरफ बड़ी संजीदगी से देखती है और कहती है, सर लेसेट। वह उसकी आंखों में देखते हुए सीधे कहती है, आप जानते थे कि मैं सो नहीं रही थी। एलिस केवल जागने का नाटक कर रही थी ताकि उनकी बातें सुन सके। क्या मैं गलत कह रही थी? ताकि उनकी बातें सुन सके। वह बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी बात पूरी करती है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्रिस्टन उसकी इस बुद्धिमानी पर खामोश रहता है। क्रिस्टन को इस तरह चुप देखकर एलिस मन ही मन सोचती है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात करने से बच रहे हैं। एलिस ने बहुत ही नजाकत से आर्चड्यूक के हाथ को छुआ। उसकी मखमली उंगलियों का वो कोमल एहसास ऐसा था मानो सीधे दिल पर दस्तक दे रहा हो। वो हौसले से कहती है, सर लेसेट। क्रिस्टन हैरान होकर अपनी जादुई नीली आंखों से उस हसीनों की मल्लिका को देखता रह जाता है। एलिस उससे सीधा सवाल करती है, आखिर मुझे खुद को और कितनी बार जख्मी करना पड़ेगा ताकि आप मुझसे सीधे मुंह दिल खोलकर बात कर सकें? उसकी कजरारी आंखों में एक अजीब सी तड़प और चाहत साफ दिख रही थी। उसकी बातें सुनकर क्रिस्टन ने एक ठंडी आह भरी, मानो वो अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा हो, जो इस नाजुक कली के करीब आते ही बेकाबू हो गई थी। वो एलिस के और करीब आता है और उसके नाजुक हाथों को थामते हुए बड़ी मिठास से कहता है, महामहिम, मुझे लगता है कि आपको अपने इस अनमोल बदन की हिफाजत करना और इसे महफूज रखना सीखना होगा। एलिस उसकी आंखों में खोई हुई थोड़े रूठे हुए अंदाज में कहती है, वैसे भी एक बार जब हम मंजेला पहुंच जाएंगे तो मुझे तो मरना ही है। जैसे ही उसने मौत का नाम लिया, क्रिस्टन के हाथ से एलिस का हाथ छूट गया। जुदाई के इस ख्याल मात्र से ही दोनों के दिलों में एक अजीब सी कसक उठ गई। एलिस ने तिरछी नजरों से एक चोर निगाह क्रिस्टन पर डाली, यह देखने के लिए कि क्या उसके इस दर्द ने उस गबरू जवान के दिल को पिघलाया है या नहीं। अगले ही पल एलिस ने आगे बढ़कर क्रिस्टन के भारी और बलवान हाथों को अपने दोनों हाथों में कसकर थाम लिया। दो दिलों का ये मिलन तंबू की उस खामोशी में एक मखमली एहसास घोल गया। वो दीवानी होकर उसकी आंखों में डूबते हुए पूछती है, सर लेसेट, क्या आप कहीं मेरे लिए? वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है, पर उसकी धड़कनें क्रिस्टन के दिल तक अपना पैगाम पहुंचा चुकी थीं। एलिस की बात सुनकर क्रिस्टन का दिल जैसे सीने में ही रुक गया। उसकी कजरारी आंखें हैरानी से भर गईं और वह अचकचाकर सिर्फ इतना ही कह पाया, शादी? इसी मोड़ पर कहानी के चौथे अध्याय की शुरुआत होती है, जिसका नाम है इट वॉज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, चैप्टर 4। दो अनजान दिलों के बीच अब एक अनोखा इकरारनामा शुरू होने वाला है। क्रिस्टन अपनी नजरों को झुकाकर तंबू में रखे पानी के बर्तन को देखते हुए बड़ी बेबसी से कहता है, नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। एलिस अपनी सुरीली आवाज में तंज कसते हुए पूछती है, पर भला क्यों? आप जैसे गबरू जवान और बाकी योद्धा के लिए तो अप्सराओं जैसे एक से बढ़कर एक रिश्ते आए होंगे।
क्रिस्टन पलकें उठाए बिना उसकी तरफ देखता है और बड़े गहरे लहजे में कहता है, शायद आपके कानों तक मेरे बारे में बातें न पहुंची हो, महामहिम, लेकिन इस पूरे महाद्वीप में मेरी बदनामी के किस्से मशहूर हैं। एलिस उसकी इस सादगी और उदासी को देखकर तनिक ठहर जाती है। वह एलिस के चेहरे की मासूमियत और उसकी हिरनी जैसी आंखों को निहारते हुए कहता है, इस दुनिया में कोई भी माँ बाप अपनी कलेजी के टुकड़े, अपनी लाडली बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स के हाथ में कभी नहीं देना चाहेगा जो पूरा इंसान ही न हो। एलिस के मन में फिर से वही ख्यालात दौड़ने लगते हैं कि यह सामने खड़ा मतवाला जवान कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक ड्रैगनबॉर्न है, आधा इंसान और आधा ड्रैगन। एक ऐसी अधूरी और अशांत आत्मा जो न पूरी तरह इंसानों की हो सकी और न ही उस खुखार जीव की। अपनी रगों में उस पागल ड्रैगन का खौफनाक खौफनाक खून समेटे हुए क्रिस्टन एक ऐसी पहेली है जिसे अपनी इस दीवानगी और खून की प्यास को काबू में रखने के लिए लगातार जंग के मैदान में उतरना पड़ता है। एक ऐसी नस्ल जिसे दुनिया ने हमेशा कोसा और जिसके दामन पर सिर्फ खून के गहरे छींटे ही लगे रहे। एलिस अपने गुलाबी होठों को थोड़ा सिकोड़ती है और बड़ी नजाकत से कहती है, अफवाहें तो हमेशा राई का पहाड़ बनाती हैं सर लेसेट। सच उतना डरावना नहीं होता जितना लोग बयां करते हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल के पत्ते खोलते हुए कहती है, मैंने सुना है कि वंजेला के महाराज आप पर जल्द से जल्द एक वारिस पैदा करने का दबाव बना रहे हैं, और चूंकि आप उनके सबसे वफादार सिपहसालार हैं, तो क्या आपको उनके इस हुक्म की तामीर नहीं करनी चाहिए? एलिस की बातों में अब साफ साफ एक अनोखा जाल था जिसमें वो इस बेकाबू दिल को बांधना चाहती थी। जैसे ही एलिस ने वंजेला के महाराज के दबाव की बात छेड़ी, क्रिस्टन के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। वो अपनी नीली आंखें उठाकर धीमे मगर भारी लहजे में बस इतना ही कहता है, प्रिंसेस। क्रिस्टन अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, एक बच्चे का पिता बनने के लिए किसी भी नारी के प्राण ले लेना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके इस अंदाज में एक सच्चे रक्षक की झलक थी। वो एलिस की तरफ देखते हुए आगे कहता है, और मैं अपनी चादरों को लहू के लाल रंग से दागदार नहीं करना चाहता। उसकी यह बात सुनते ही एलिस एक पल के लिए सहम जाती है और उसकी धड़कनें थोड़ा और तेज हो जाती हैं। क्रिस्टन बिना पलक झपकाए एलिस की उन नशीली और सुनहरी आंखों में झांकता है। तंबू की मध्यम रोशनी में दोनों की निगाहें एक दूसरे में खोसी जाती हैं। क्रिस्टन के मन में एक गहरा सवाल उठता है, आखिर मेरा हाथ इस तरह अपने हाथों में थाम कर ये नाजुक परी क्या करना चाहती है? वो एलिस की कांपती हथेलियों को महसूस करता है और सोचता है, जब इसका अपना बदन डर के मारे इस कदर कांप रहा है, तो फिर ये क्या साबित करना चाहती है? दो अनजान दिलों के बीच का यह स्पर्श बेहद मखमली और बेचैन करने वाला था। एलिस अपने चेहरे को थोड़ा झुकाती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ रहना किसी भी आम स्त्री के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। वो उसे याद दिलाते हुए कहती है, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे आर्गन साम्राज्य की नींव रखने वाले महान पुरखे कोई और नहीं बल्कि साक्षात ड्रैगन के ही शिष्य थे? पृष्ठभूमि में प्राचीन जादूगरों की रहस्यमयी तस्वीर कौंध उठती है। एलिस के पीछे एक जादुई आभामंडल चमकने लगता है और वो बड़े गर्व से कहती है, और उन पराक्रमी जादूगरों की असीम शक्ति आज भी आर्गन के शाही खानदान की रगों में लहू बनकर दौड़ती है। क्रिस्टन उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थोड़ा और कसते हुए पूछता है, तो क्या आप कोई जादूगरनी है महामहिम? एलिस उसकी नजरों में डूबकर हौसले से मुस्कुराती है और कहती है, एक तरह से देखा जाए तो मैं हूं, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो मैं नहीं भी हूं। दोनों के हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे और तंबू की वह ठंडी रात अब धीरे धीरे दो अजनबी दिलों के बीच पनपने वाली एक अनोखी मोहब्बत की गवाह बन रही थी। एलिस अपनी रेशमी जुल्फों को धीरे से पीछे हटाती है और क्रिस्टन के सीने पर हाथ रखकर कहती है, सर लेसेट, हमारे आर्गन के शाही घराने में ऐसी कई पुरानी और अनकही कहानियां हैं जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जा रही हैं। वो उसकी चौड़ी छाती पर अपनी मखमली उंगलियां फिराते हुए पूछती है, क्या आपने कभी उनमें से किसी के भी बारे में सुना है? वो अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, वो दास्तानें जो उस महान ड्रैगन, उसके शिष्यों और उस ड्रैगन बॉर्न के बारे में है। क्रिस्टन की नशीली आंखें एलिस के इस कातिलाना अंदाज को देखकर थोड़ी सी झुक जाती हैं। वह मन ही मन सोचता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये चुलबुली सुंदरी हमारे बीच कोई गहरा नाता ढूंढने की कोशिश कर रही है। वह एलिस के इस बदले हुए रूप को अपलक निहारते हुए सोचता है, शायद ये मेरे दिल में अपने लिए हमदर्दी और मोहब्बत जगाना चाहती है। वह उसकी कजरारी आंखों में डूबकर खुद से सवाल करता है, लेकिन क्यों? ये इस कठिन रास्ते को क्यों चुन रही है? क्रिस्टन के दिमाग में वही खंजर और जहर की शीशी घूम जाती है। वो सोचता है, भले ही इसके सामने एक सम्मानजनक मौत का रास्ता था जो इसकी शाही शान के बिल्कुल मुताबिक था, जो एक हारे हुए देश की राजकुमारी के लिए सबसे इज्जतदार मौत होती, फिर भी इसने खुद को जख्मी करना चुना। क्रिस्टन की धड़कनें अब एलिस के स्पर्श से बुरी तरह मचलने लगी थी। वो तंबू की उस मध्यम रोशनी में अपनी मर्दाना और भारी आवाज में कहता है, प्रिंसेस। तभी एलिस अपनी पलकें उठाकर अपने होठों पर एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान लाती है और शर्माते हुए जवाब देती है, जी सर लेसेट। एलिस की मीठी और दिलकश बातें सुनकर भी क्रिस्टन अपने इरादे पर डटा रहता है। वह एलिस के चेहरे के बेहद करीब आता है और बहुत ही ठंडे लहजे में कहता है, मैं आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता। ये सुनते ही एलिस का दिल जोर से धड़क उठता है
और उसकी आंखों में निराशा छा जाती है। क्रिस्टन अपनी बात को और कड़े शब्दों में आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसके अलावा मेरा आपकी किसी भी रूप में सहायता करने का कोई इरादा नहीं है। एलिस बेबसी से उसे देखती रह जाती है, मानो उसके सारे पासे उल्टे पड़ गए हों। क्रिस्टन एलिस की आंखों में सीधे झांकते हुए आखिरी चेतावनी देता है, इसलिए कृपया खुद को किसी धोखे या मुगालते में न रखें। दोनों के बीच का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ एलिस के जीने की जिद है और दूसरी तरफ क्रिस्टन का अपने कर्तव्य के प्रति सख्त रवैया।